दोस्तों, हाल ही में आमिर खान की एक मूवी आने वाली है, लाल सिंह चड्ढा। और यह मूवी फॉरेस्ट गम की रीमेक है और यह बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टोरी एक कैरेक्टर के आगे पीछे घूमती है, उसका नाम है फॉरेस्ट गम। एंड मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गम बस स्टॉप पर बैठा है। तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है। तभी फॉरेस्ट गम चॉकलेट खाना शुरू कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या आप खाएंगी। वो कोई जवाब नहीं देती। फॉरेस्ट गम बोलता है, मैं ऐसी 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। इसके बाद फॉरेस्ट गम उसके जूते देखता है जो कि वाइट कलर के होते हैं, जो फॉरेस्ट गम को बहुत अच्छे लगते हैं। और वो बोलता है, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये ज़रूर आरामदायक होंगे। वो बोलती है, मेरे पैरों में दर्द होता है। फॉरेस्ट गम बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जूते पहने हैं और मैं अगर अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी के पहले जूते याद आ जाएंगे। और अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाते हैं कि अभी फॉरेस्ट गम बच्चा है और ये एक डॉक्टर के क्लिनिक पर होता है, जहां उसे खास तरह के जूते पहनाए जा रहे होते हैं जिसमें लंबी लंबी स्टील की रॉड्स लगी होती हैं। डॉक्टर बोलता है, इसके पैर तो मजबूत हैं पर इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उसी समय फॉरेस्ट गम गिर जाता है। और इसके दूसरे सीन में ये दिखाते हैं, फॉरेस्ट गम की माँ बोलती है, कभी किसी को ये मत बोलने देना कि वो तुमसे बेहतर है। अगर ईश्वर सबको एक जैसे बनाता तो वो सबके पैर तुम्हारे जैसे बनाता, लेकिन तुम अपने आप में एक खास हो। फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गम की माँ उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है, बट उस स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है इसका आईक्यू लेवल कम है। लेकिन फॉरेस्ट गम की माँ बोलती है, नहीं, मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेगा। तो प्रिंसिपल बोलता है, हमारे स्कूल के क्राइटेरिया में आपका बच्चा फिट नहीं बैठता है, आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए जहाँ फॉरेस्ट गम जैसे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बाद में फॉरेस्ट गम की माँ प्रिंसिपल को मना ही लेती है। हालांकि उसे मनाने के लिए उसके साथ सेक्स करना पड़ता है। अब फॉरेस्ट गम का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया और जब वो पहले दिन बस में जाता है तो उसे अपने साथ कोई भी नहीं बैठाता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है, वो बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठना चाहोगे, और वो फॉरेस्ट गम को अपने पास बैठा लेती है। इस बच्ची का नाम होता है जेनी। अब जेनी और फॉरेस्ट गम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फॉरेस्ट गम के पिता नहीं है, इसलिए उसकी मम्मी लोगों को अपने घर में एज अ गेस्ट रखती है, तो इसलिए लोग उनके घर में आते जाते रहते हैं। एक दिन उनके घर में एक सिंगर आता है और जब वो गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट गंप अजीब सा डांस कर रहा होता है, क्योंकि उसकी चाल भी अजीब होती है और वो डांस गिटारिस्ट बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और कुछ दिन बाद जब फॉरेस्ट गंप और उसकी मम्मी मार्केट में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ वो टीवी पर उसी सिंगर को देखते हैं जो उनके घर पर आया था, और वो अपने गानों में वही स्टेप्स कर रहा होता है जो फॉरेस्ट गंप ने उसके सामने किया होता है, और लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अब फॉरेस्ट गंप और जेनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो साथ घूमते हैं, खेलते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी पीछे से 3 बच्चे आते हैं और वो एक पत्थर फॉरेस्ट गम के सिर पर मारते हैं और फॉरेस्ट गम ज़मीन पर गिर जाता है। वो उसको बोलते हैं, तुम मंद बुद्धि और बेवकूफ़ हो, और उसके बाद वो और भी पत्थर मार रहे होते हैं। तभी जेनी बोलती है, भागो फॉरेस्ट गम भागो, और फॉरेस्ट गम अपनी अजीब सी चाल से जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है और वो तीनों बच्चे अपनी साइकिल में फॉरेस्ट गम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और जेनी पीछे से बोलती है कि तेज़ भागो फॉरेस्ट गम, तेज़ भागो। और फॉरेस्ट गम भागना शुरू करता है और धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है और जो उसके पैर में स्टील की रॉड्स वाली जूते होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और फॉरेस्ट गम कुछ देर में इतनी तेज़ भागने लगता है कि वो तीनों बच्चे साइकिल से भी उसका पीछा नहीं कर पाते। और फॉरेस्ट गम के अंदर भागने की अजीब शक्ति है। आज पहली बार उसको ये चीज़ पता चली है, क्योंकि वो पहली बार भागता है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि जेनी फॉरेस्ट गम के घर के पास ही रहती है और रात में वो चुपके से फॉरेस्ट गम के कमरे में आ जाती है और वो बोलती है उसके घर में कोई नहीं है और उसे अपने घर में जो कुत्ता है
उससे डर लग रहा है। फॉरेस्ट गंप बोलता है वो कुत्ता बहुत ही कमीना कुत्ता था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ये बड़े हो चुके हैं और वही 3 बच्चे फिर से फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं और इस बार वो जीप पर होते हैं। जेनी बोलती है भागो फॉरेस्ट गंप भागो, और वो भागना शुरू कर देता है और वो तीनों जीप से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत तेज भागता है और वो उसको पकड़ नहीं पाते। एंड फॉरेस्ट गंप भागते भागते एक ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है। एक खिलाड़ी बॉल लेकर गोल करने भाग रहा होता है। तभी फॉरेस्ट गंप इतनी तेज भागता है कि उसे भी पीछे कर देता है और भागते भागते वहां से निकल जाता है। अब वहां पर जो कोच होते हैं वो बोलते हैं ये कौन है। तभी एक व्यक्ति बोलता है इसका नाम फॉरेस्ट गंप है और ये एक लोकल इडियट है। और जो कोच होते हैं उसकी रनिंग और स्पीड देखकर वे उसे उस टीम में शामिल कर लेते हैं और उसकी वजह से अब फॉरेस्ट गंप कॉलेज में भी चला जाता है। और जब कॉलेज के मैचेस होते हैं तो फॉरेस्ट गंप को इस गेम का कोई रूल नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि बॉल लेकर भागना है। जब भी उसके पास कोई बॉल देता वो भागना शुरू कर देता और वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे कोई पकड़ न ले। कभी कभी वह बॉल लेकर स्टेडियम के बाहर निकल जाता है। हालांकि सबकी नज़रों में फॉरेस्ट गंप है बेवकूफ़, लेकिन वो बहुत तेज होता है और उसी की वजह से वो गेम्स जीत रहे होते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट गंप बहुत फेमस हो जाता है और उसको ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी एडमिशन मिल जाता है और 5 साल तक फॉरेस्ट गंप फुटबॉल खेलता रहता है और 5 साल बाद उसे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। वो बोलता है मैंने सिर्फ फुटबॉल ही खेला था, इसके बदले मुझे डिग्री मिल गई। जिस दिन कॉलेज में डिग्री मिल रही होती है उसी दिन वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फॉरेस्ट गंप को बोलता है क्या तुमने अपने करियर के बारे में सोचा है। वो बोलता है करियर। इसके बाद वो ऑफिसर उसके हाथ में एक ग्रोसर पकड़ाकर चले जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट गंप जेनी से मिलने जाता है। जेनी हॉस्टल में रहती है और वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। अब वो उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर जेनी और एक लड़का होता है। वो लड़का जेनी को प्यार कर रहा होता है। फॉरेस्ट गंप को लगता है कि ये उसे मार रहा है। फॉरेस्ट गंप वहाँ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और उस लड़के को बहुत मारता है। तभी जेनी बोलती है तुम क्या कर रहे हो फॉरेस्ट, और वो बोलता है ये तुम्हें मार रहा था। जेनी उसे बोलती है ये मुझे नहीं मार रहा। तभी वो लड़का जेनी से लड़कर वहाँ से चला जाता है। जेनी बोलती है फॉरेस्ट ये तुमने क्या किया। जेनी फॉरेस्ट को बहुत अच्छा दोस्त समझती है और उसे बहुत प्यार भी करती है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड की तरह नहीं। लेकिन फॉरेस्ट गंप जेनी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और वो उसका बहुत ध्यान भी रखता है और प्यार भी करता है। फॉरेस्ट गंप की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक जेनी और दूसरी उसकी माँ। अब दूसरे सीन में यह दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसे लेने एक बस आ रही होती है जिसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं और ये सब ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप बस में चढ़ता है और ड्राइवर को बोलता है मैं फॉरेस्ट गंप। ड्राइवर बोलता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, गंदी नाली के कीड़े, जाओ जाकर पीछे बैठ जाओ। और वो पीछे जाता है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ बैठाना नहीं चाहता। तभी वहाँ एक लड़का होता है, वो बहुत मोटा सा होता है, अजीब सा होता है, जिसके ओंठ बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो बोलता है तुम यहाँ पर बैठ सकते हो और फॉरेस्ट गंप वहाँ पर बैठ जाता है और वो बोलता है मेरा नाम है बेंजामिन, लेकिन प्यार से मुझे लोग बब्बा बुलाते हैं। फॉरेस्ट गंप बोलता है मेरा नाम है फॉरेस्ट गंप और लोग प्यार से मुझे फॉरेस्ट गंप ही बुलाते हैं। बब्बा बोलता है मैं तो झींगों का काम करना चाहता था और अपनी बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। वो कहता है मेरी माँ झींगे पकाती है और मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी। दरअसल बब्बा हमेशा झींगों की बात ही किया करता था, मानो झींगा उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ हो। एक रात जब फॉरेस्ट गंप सो रहा होता है तभी उसके बगल वाला इंसान उसे एक मैगज़ीन देता है और जब फॉरेस्ट गंप मैगज़ीन को देखता है तो उसमें जेनी की एक न्यूड फ़ोटो होती है। उसमें ये लिखा होता है कि इन फ़ोटोज़ की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अब उसे पता चलता है कि जेनी किसी थिएटर में गाना गाती है। अब जैसे उसे आर्मी से छुट्टी मिलती है वो सीधा बस पकड़कर वहीं पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जेनी गिटार पर गाना गा रही होती है, लेकिन उसने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना होता और वहीं पर कुछ आदमी उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं।
फॉरेस्ट गंप जाता है और उन्हें धक्का देता है और जेनी को बोलता है चलो यहाँ से। अब जेनी इस बात से नाराज़ हो जाती है। वो फॉरेस्ट गंप को बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है वो तुम्हें छेड़ रहा था। वो बोलती है तुम मुझे हमेशा नहीं बचा सकते। फॉरेस्ट गंप बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी बोलती है तुम नहीं जानते प्यार क्या होता है। जेनी बोलती है याद है तुम्हें बचपन में हमने एक प्रेयर की थी कि भगवान हमें चिड़िया बना दे। वो कहता है हाँ। तभी जेनी फ्लाई ओवर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ से उड़ सकती हूँ। फॉरेस्ट गंप बोलता है क्या मतलब है इसका। जेनी बोलती है कि लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ एक गाड़ी आ रही होती है। जेनी उससे लिफ्ट मांगती है और वो उसके साथ जाने ही वाली होती है। तभी फॉरेस्ट गंप बोलता है कि वे लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं और वे अलग ही देश है। जेनी वापस उसके पास आती है। वो उसे बोलती है कि मुझसे एक वादा करो कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि खतरा है तो तुम वहाँ से भागोगे, हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। वो बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और मैं तुम्हें रोज़ एक लेटर लिखूँगा। और जेनी वहाँ से चली जाती है। अब फॉरेस्ट गंप और बब्बा दोनों वियतनाम पहुँच चुके हैं। बब्बा फॉरेस्ट गंप को बोलता है यहाँ से जाने के बाद हम एक बोट खरीदेंगे और बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे और हमारी पार्टनरशिप होगी 50-50 और हमें घर लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम बोट पर ही सो सकते हैं और हम जो झींगे पकड़ेंगे उन्हें खा भी सकते हैं। फॉरेस्ट गंप बोलता है अच्छा आइडिया है। अब इन्हें वियतनाम में काफ़ी महीने हो चुके हैं और फॉरेस्ट गंप लगभग हर रोज़ जेनी को एक लेटर लिखता ही लिखता है। एक दिन ये जंगल में जा रहे होते हैं तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है और सभी भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके बचने के चांसेस कम होते हैं। और जैसा कि जेनी ने फॉरेस्ट गंप को बोला था जब भी मुसीबत आए तुमको खतरा लगे तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे, तुम भागोगे। और अब फॉरेस्ट गंप भागता है। फॉरेस्ट गंप भागने में तो चैम्पियन होता है और वो इतनी तेज़ भागता है कि आगे जाकर जब वो पीछे देखता है तो उसके दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तभी उसे बब्बा का ध्यान आता है और वो भागता हुआ बब्बा को वापस लेने जाता है, लेकिन उसे बब्बा नहीं मिलता बल्कि उन्हीं के साथ का दूसरा फौजी मिलता है जो जख्मी होता है और वो उसे उठाकर नदी के किनारे रख देता है। इसके बाद वो दोबारा बब्बा को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बब्बा नहीं मिलता बल्कि एक और फौजी मिलता है। वो भी जख्मी होता है। वो उसको भी उठाकर नदी के किनारे छोड़ देता है। इसके बाद वो कई चक्कर लगाता है और वो कई सारे फौजियों को बचाकर वहाँ पर ले आता है। अब उसे बब्बा को ढूंढना है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उनका जो ऑफिसर होता है उसका नाम लेफ्टिनेंट डैन होता है और वो जख्मी होता है। बट वो वापस नहीं जाना चाहता, दुश्मन का सामना करना चाहता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप उसे ज़बरदस्ती कंधे पे उठाकर नदी के किनारे छोड़ देता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो बब्बा को लेने जा रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट डैन बोलता है वहाँ पर बम गिराने वाले हैं, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट गंप वहाँ पर जाता है और वहाँ उसे बब्बा मिल जाता है। बब्बा को गोली लगी होती है। वो बब्बा को वापस लाता है, लेकिन बब्बा बच नहीं पाता और बब्बा मर जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक गोली फॉरेस्ट गंप को भी लगी होती है और वो गोली उसके हिप पर लगी होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि सारे आर्मी वाले ऑफिसर्स जो जख्मी हैं हॉस्पिटल में हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप वहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर फ्री की आइसक्रीम्स मिल रही होती हैं। और फॉरेस्ट गंप के बगल वाले बेड में उसका ऑफिसर जिसका नाम लेफ्टिनेंट डैन है वो लेटा होता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके हैं, उसके पैर में गोलियां लगी होती हैं और वो नहीं चाहता था कि फॉरेस्ट गंप उसे बचाए, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट गंप उसे ज़बरदस्ती उठाकर नदी के किनारे रख देता है। वहीं हॉस्पिटल में एक जख्मी आर्मी मैन पिंग पोंग खेल रहा होता है। वो फॉरेस्ट गंप को बोलता है आओ फॉरेस्ट गंप मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे खेलते हैं। और वो उसे बताता है कि इस गेम का सीक्रेट है कि बॉल से कभी भी नज़र हटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद वो फॉरेस्ट गंप को सिखाता है और फॉरेस्ट गंप को पिंग पोंग खेलने की आदत लग जाती है और वो दिन रात पिंग पोंग खेलता है। यहाँ तक कि जब वो सो रहा होता है तब भी वह सपनों में पिंग पोंग ही खेल रहा होता है।
और वो इतना अच्छा खेलने लग जाता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सब उसे आकर देखने लगते हैं। इसी बीच एक आर्मी ऑफिसर आता है। वो बोलता है तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, और अब ये मेडल उसे प्रेसिडेंट से मिलना है। प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि तुम्हें कहाँ पर गोली लगी थी? वो कहता है हिप में। प्रेसिडेंट बोलता है ओह, फिर तो देखने वाली होगी, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। फॉरेस्ट गंप कुछ देर तक सोचता है इसने क्या कहा, ये सच में देखना चाहता है, और वो सोचता है ये एक ऑर्डर है, और वो अपनी पैंट खोलकर सबके सामने गोली का निशान दिखा देता है। दरअसल वो प्रेसिडेंट का इशारा समझता ही नहीं है। इसके बाद वो बाहर घूमने जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है, और वहाँ स्टेज पर एक आदमी वियतनाम के ऊपर भाषण दे रहा होता है, और वो उसको बोलता है तुम भी लड़ाई के बारे में कुछ बताओ। और वो माइक पर बोलता है कि मैं वियतनाम के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। तभी कोई माइक की तारें निकाल देता है और फॉरेस्ट गंप एक लंबा चौड़ा भाषण देता है, और उसके बाद जैसे ही दोबारा वो तारे कनेक्ट करते हैं तब तक फॉरेस्ट गंप अपनी बात कह चुका है, और वो बोलता है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सब शांत खड़े रहते हैं कि उसने कहा क्या, क्योंकि माइक से उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही होती, और फॉरेस्ट गंप का माइंड इतना एक्टिव नहीं होता कि वो इन सब बातों को जज कर पाए। तभी वहाँ दूर से जेनी आती है और बोलती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट गंप जेनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो स्टेज से कूदकर सीधा जेनी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद वो बहुत देर तक वॉक करते हैं। जेनी उसको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताती है, उसने क्या क्या किया। वही फॉरेस्ट गंप उसे वियतनाम के बारे में सब कुछ बताता है, और फॉरेस्ट गंप को जो मेडल ऑफ ऑनर मिला होता है वो उसे जेनी को दे देता है, और वो बोलता है मैंने वही किया जो तुमने कहा। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट गंप को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती है, और उन्हीं दोस्तों में उसका एक खास दोस्त होता है जिसके साथ वो आजकल लिविंग में रह रही होती है। अब जेनी और उस आदमी की आपस में तू तू मैं हो जाती है। वो जेनी को एक थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप ये देखता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है, और उसके बाद जेनी और फॉरेस्ट गंप बाहर आ जाते हैं, और वो दोनों रात भर घूमते हैं। इसके बाद सुबह वही आदमी जेनी के पास आता है जिसने रात को उसे थप्पड़ मारा होता है, और वो बोलता है कल रात हालत काबू से बाहर हो गए थे, और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फॉरेस्ट गंप बोलता है मुझे लगता है कि जेनी तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद जेनी उस आदमी के साथ चली जाती है। अब कायदे से फॉरेस्ट गंप को वियतनाम वापस जाना चाहिए, लेकिन अब वो पिंग पोंग इतना अच्छा खेलता है कि सब चाहते हैं कि अब वो पिंग पोंग अपने देश के लिए खेले, और उसे ऑल अमेरिकन पिंग पोंग टीम में शामिल कर लिया गया, और वो पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भी जाता है, और वो अब नेशनल लेवल का सेलिब्रिटी बन गया है। इसके बाद शहर में एक दिन फॉरेस्ट गंप को लेफ्टिनेंट डैन मिलता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है कि सरकार ने तुम जैसे बेवकूफ़ को मेडल दिया। वो कहता है यस सर। लेफ्टिनेंट डैन पूरी तरह से शराब में डूब चुका है। वह ज़िंदगी में पूरी तरह से निराश है क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके हैं। एक दिन फॉरेस्ट गंप उसे बोलता है एक दिन जब मेरी सर्विस ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक शिप का कैप्टन बनूंगा, क्योंकि मैंने बब्बा से प्रॉमिस किया है, और मैं झींगे पकड़ूंगा। लेफ्टिनेंट डैन उस पर हंसता है और बोलता है तुम शिप के कैप्टन बने तो मैं ज़रूर आऊँगा। कुछ वक्त बाद होता भी यही है। उसकी सर्विसेज ख़त्म होने के बाद फॉरेस्ट गंप सीधा बब्बा के घर जाता है, और वो बब्बा की मम्मी से मिलता है। बब्बा की माँ बोलती है तुम पागल हो या बेवकूफ़ हो। वो कहता है बेवकूफ़ इतना ही जितनी मैं करूं। जैसा कि फॉरेस्ट गंप ने बब्बा से वादा किया था कि वो साथ में झींगे पकड़ेंगे। बब्बा तो अब है नहीं, लेकिन फॉरेस्ट गंप अपना वादा निभाना चाहता है। उसके बाद वो एक बोट खरीद लेता है और वो उसका नाम जेनी रखता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जेनी पूरी तरह से ड्रग्स में पड़ चुकी है और पूरी तरह से परेशान है और ज़िंदगी से भाग रही है। इसके बाद वाले सीन में ये दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गंप एक आदमी को किनारे पर बैठा हुआ देखता है। वो होते हैं लेफ्टिनेंट डैन। वो उन्हें देखकर इतना खुश हो जाता है कि वह चलती बोट से पानी में कूद जाता है और तैरता हुआ उनके पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों साथ में झींगे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब भी उनके हाथ में एक भी झींगा नहीं आता। झींगे के बदले कूड़ा करकट ही आता है।
एक दिन फॉरेस्ट गंप बोलता है कि हमें झींगे मिल क्यों नहीं रहे हैं। लेफ्टिनेंट डैन बोलता है तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते, शायद झींगे मिल जाए। उसके बाद फॉरेस्ट गंप हर संडे को चर्च में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। एक रात फॉरेस्ट गंप और लेफ्टिनेंट डैन झींगे पकड़ रहे होते हैं, तो उस रात को बहुत ज़ोर से तूफान आ जाता है और उस तूफान में उनकी बोट डूबने से बार बार बचती है। और वो जब किनारे पर आते हैं तो उस किनारे पर सबकी बोट तबाह हो चुकी है और अब उस किनारे पर बस एक ही बोट है और वो बोट है फॉरेस्ट गंप की। अब वो भर भर के झींगे पकड़ते हैं और वो इतने झींगे बेचते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो 10 बोट्स और ख़रीद लेते हैं। वो एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं बब्बा गंप कंपनी, यानी कि वो अपने दोस्त जो मर चुका है और गंप यानी अपने नाम पर कंपनी का नाम रखते हैं। अब फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठकर जिन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा होता है और वो बोलता है रुक जाओ बेटा, तुम्हारा मतलब है कि तुम बब्बा गंप कंपनी के मालिक हो। वो कहता है कि हाँ, और हमारे पास बहुत पैसा है। और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत गप्पे मारने वाले देखे थे, पर तुम जैसा आज पहली बार देखा है। लेकिन अभी भी वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। दरअसल यह एक बस स्टॉप होता है, तो लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। वो उस लेडी को बोलता है क्या तुम लेफ्टिनेंट डैन की फ़ोटो देखना चाहोगी? और वो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें लेफ्टिनेंट डैन और उसकी फ़ोटो होती है और पीछे बहुत सारी शिप्स होती हैं। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ ये दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गंप और लेफ्टिनेंट डैन बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट गंप के लिए कॉल आता है। वो बोलते हैं कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। फॉरेस्ट गंप चलती नाव से कूद जाता है और तैरता हुआ किनारे पर पहुंच जाता है और भागता हुआ अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब फॉरेस्ट गंप डैन के पास वापस नहीं जाता, बल्कि वहीं पर एक छोटी सी नौकरी कर लेता है, घास काटने की। एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डैन का लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है और अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। फॉरेस्ट जब उस पेपर को देखता है तो उस पर एक एप्पल का लोगो होता है और जिसको वो अपनी कहानी सुना रहा है उसे बोलता है कि उसने मेरा सारा पैसा एक फ्रूट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। दरअसल लेफ्टिनेंट डैन ने उसका सारा पैसा एप्पल यानी आईफोन कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होता है। फिर भी फॉरेस्ट गंप अपना घास काटने का काम नहीं छोड़ता, पर वो अब फ्री में घास काटता है क्योंकि फॉरेस्ट गंप के पास अब बहुत पैसा है। वो अपने पैसों में से बहुत सारा पैसा चर्च को दे देता है और कुछ हॉस्पिटल और बब्बा की माँ को भी दे देता है। और अब बब्बा की माँ को किसी के पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जो चाहे कर सकती है और बब्बा की माँ अब बहुत खुश है। पर फॉरेस्ट गंप खुश नहीं है। वो रात में हमेशा अपनी माँ को याद करता है, सबसे ज़्यादा जेनी को। और एक दिन जेनी वापस आ जाती है, जिससे फॉरेस्ट गंप बहुत खुश होता है। फॉरेस्ट गंप और जेनी दिन भर घूमते हैं और बातें करते हैं, पर जेनी खुश नहीं है क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी बहुत ख़राब है। वो नशे में पड़ चुकी थी, प्रोस्टिट्यूशन में पड़ चुकी थी और अब वो ज़िंदगी में बहुत थक चुकी थी। एक रात फॉरेस्ट गंप जेनी को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। वो मना कर देती है। इसके बाद रात में जेनी उसके कमरे में आती है और दोनों के बीच सेक्स होता है। जब वो सुबह सोकर उठता है तो जेनी वहाँ से जा चुकी होती है। इस बात से फॉरेस्ट को दुख होता है। उसका मन करता है कि वो भागे और वो भागना शुरू करता है और दूर तक भागता है, रुकता ही नहीं है। और अब उसको भागते भागते कई महीने हो चुके हैं। फॉरेस्ट सिर्फ रुकता है तो नहाने, खाने और सोने के लिए, इसके अलावा सिर्फ भागता रहता है। लोग सोचते हैं कि वह किसी मकसद से भाग रहा है और लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब फॉरेस्ट को भागते हुए 3 साल 2 महीने और 14 दिन हो चुके हैं। एक दिन फॉरेस्ट गंप अचानक से रुक जाता है और जब फॉरेस्ट रुकता है तो उसके पीछे सब शांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ बोलने वाला है। फॉरेस्ट बोलता है,
अब मैं बहुत थक गया हूँ और घर जाना चाहता हूँ। और फॉरेस्ट वहाँ से घर आ जाता है। एक दिन उसे घर पर जेनी का लेटर आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और आज फॉरेस्ट इस बस स्टॉप पर इसीलिए बैठा है कि वो जेनी के पास जाना चाहता है। इसके बाद वो जेनी के घर जाता है जहाँ एक बच्चा जेनी को मॉमा बुला रहा होता है। फॉरेस्ट बोलता है, क्या तुम अब एक माँ हो? जेनी बोलती है हाँ, और बताती है इसका नाम फॉरेस्ट है जो कि मैंने इसके फादर के नाम पर रखा है। फॉरेस्ट गम बोलता है, इसके भी पापा का नाम फॉरेस्ट है? तो जेनी बताती है ये तुम्हारा बेटा है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद जेनी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे एक बीमारी रहती है। इससे फॉरेस्ट बहुत दुखी होता है, बट अब उसके पास नन्हा फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट गम की पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के चारों ओर घूमती है। उसे कहानियाँ सुनाता है, स्कूल छोड़ने जाता है, पिंग पोंग खेलना सिखाता है। हालांकि लोग फॉरेस्ट गम को बुद्धू समझते हैं।